वंदे भारत की शान। हाँ, मेरा ही तो हिस्सा है तू। हाँ, हर पल का किस्सा है तू। हाँ, 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 तुझको निहारूं और फिर नजरें उतारूं। हाँ, खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारूं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। खुशियाँ बुनो, IUCD चुनो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित। आज क्या कुछ खास है विज्ञान और किसान में, आइए देखते हैं। भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों और कृषि गतिविधियों की सुविधा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। खरीफ फसलों के बुआई रकबे में संतोषजनक वृद्धि हुई है। अद्यतन स्थिति इस प्रकार है। खरीफ फसलों का बुआई रकबा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 774.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष 31 जुलाई 2020 तक 882.18 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की तुलना में बुआई रकबे में 13.92% की वृद्धि हुई है। विभिन्न फसलों के लिए बुआई का रकबा इस प्रकार है। चावल पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 223.96 लाख हेक्टेयर की तुलना में चावल की बुआई लगभग 266.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। दलहन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 93.84 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन की बुआई लगभग 111.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। मोटे अनाज पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 139.26 लाख हेक्टेयर की तुलना में मोटे अनाज की बुआई लगभग 148.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। तिलहन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 150.12 लाख हेक्टेयर की तुलना में तिलहन की बुआई लगभग 175.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। गन्ना पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.20 लाख हेक्टेयर की तुलना में गन्ने की बुआई लगभग 51.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। जूट और मेस्ता पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.05 लाख हेक्टेयर की तुलना में जूट और मेस्ता की बुआई लगभग 6.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। कपास पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 108.95 लाख हेक्टेयर की तुलना में कपास की बुआई लगभग 121.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। इसीलिए कुल मिलाकर खरीफ फसलों के तहत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं है। 30 जुलाई 2020 तक देश में प्राप्त होने वाली वास्तविक वर्षा सामान्य के 443.3 मिलीमीटर के मुकाबले 447.1 मिलीमीटर है, अर्थात 1 जून 2020 से 30 जुलाई 2020 की अवधि के दौरान 1% का विचलन दर्ज किया गया है।
और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कृषि स्टार्टअप में आपको लगातार हम ऐसी सफलता की कहानी हम कह सकते हैं जो आपको दिखाते हैं। वो हमारे किसानों के महानायक जिन्हें पद्मश्री जैसे जो बड़े बड़े सम्मान हैं उनसे भी नवाजा गया, और आज के समय में वही किसान हैं जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में ये खास रिपोर्ट आपके लिए। भारत देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पादप प्रजनक महादेव अप्पा को देश में संकर धान की क्रांति का जनक माना जाता है। संकर धान की शोध पर अपनी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा का वक्त देने वाले महादेव अप्पा को इसीलिए ये देश राइस महादेव अप्पा के नाम से भी जानता है। महादेव अप्पा ने अपनी शोध से इस देश के किसानों को प्रगति के पथ पर कामयाबी के साथ चलना सिखाया है। न सिर्फ किसानों को बल्कि इस देश में खाद्य सुरक्षा की गारंटी को भी महादेव अप्पा ने मजबूती दी है। महादेव अप्पा ने इस देश में धान की ऐसी 9 उच्च उत्पादकता वाली संकर किस्मों का विकास किया जिससे धान की रुकी हुई उत्पादकता में चमत्कारिक परिणाम मिले। जो किसान धान की उपज को लेकर निराश हो चुके थे, उनके खेतों में नई रौनक लौटाने का काम महादेव अप्पा ने किया है। किसानों के महानायक महादेव अप्पा भारत देश में संकर धान इजाद करने वाले और उसे खेतों में उगाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। भारत में संकर धान प्रौद्योगिकी के विकास और उसके उपयोग के प्रयास 1970 के दशक के आरंभ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रारंभ हुए। लेकिन 70 के दशक में संकर धान बिल्कुल नया था, देश के किसानों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी। महादेव अप्पा इसी दौरान स्वपरागित धान की फसल में संकर किस्म का सपना सच करने की कोशिशों में जुटे थे। इस दिशा में क्रमबद्ध अनुसंधान कार्य 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक मिशन मोड परियोजना के तहत प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के फलस्वरूप लगातार अनुसंधान होने से देश में धान की अनेक संकर किस्में विकसित हुई, जिसमें से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों को आधिकारिक तौर पर जारी किया जा चुका है। इस कामयाबी का श्रेय किसी और को नहीं, महादेव अप्पा को ही जाता है। महादेव अप्पा धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं। साथ ही ICAR के अंतर्गत आने वाले कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा महादेव अप्पा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं। महादेव अप्पा को 1972 में KKM अवार्ड, 1981 में हुकर अवार्ड, कर्नाटक सरकार की तरफ से 1984 में राज्योत्सव अवार्ड, 1989 में नागम्मा दत्तात्रेय अवार्ड, 1996 में सर छोटूराम अवार्ड, बसवा गुरु करुण्य अवार्ड और 86 में ही महादेव को भारत रत्न M विश्वेश्वरैया मेमोरियल अवार्ड मिला है। और फिर साल 2005 में उनकी कड़ी मेहनत और लगन और खेती में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। महादेव अप्पा का जन्म 4 अगस्त 1937 में कर्नाटक में मैसूर के एक छोटे से गांव माधापुरा में हुआ है। इनकी परवरिश एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। शुरुआती शिक्षा गांव के सरकारी स्कूलों में हुई। बचपन से ही पढ़ाई की लगन थी। कुछ अच्छा करने की ललक ने महादेव अप्पा को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया।
कुछ नया करने और सीखने की चाहत ने ही महादेव अप्पा को देश और दुनिया में अलग नाम दिया। 1965 में तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के कोयम्बटूर एग्रीकल्चर कॉलेज से महादेव अप्पा ने पहली पीएचडी की थी। महादेव अप्पा ने मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। मैसूर में महादेव अप्पा ने राइस पॉलिशिंग पर काम करना शुरू किया। इसके अलावा महादेव अप्पा ने ब्राउन राइस और पॉलिश्ड राइस में पोषण और पोषण की मात्रा पर भी काम करना शुरू किया। मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी में धान पर 2 साल का शानदार अनुभव लेने के बाद महादेव अप्पा बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय में राइस ब्रीडर यानी धान प्रजनक बन गए। संकर धान के वजूद में आने की कहानी यहीं से शुरू हुई। महादेव अप्पा ने अपनी टीम की मदद से कई प्रजातियों का विकास किया, जिनमें सबसे पहली किस्म थी मधु। मधु धान की वो किस्म थी जो जल्दी पकने वाली थी। ये किस्म जैसे ही किसानों के खेतों में पहुंची, इसने तहलका मचा दिया। स्वपरागित फसलों में संकर किस्म की संभावना की खोज ने महादेव अप्पा को हिंदुस्तान के तमाम कृषि वैज्ञानिकों में एक अलग पायदान पर खड़ा करवा दिया। इसके बाद महादेव अप्पा को फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में तकरीबन 2.5 साल काम करने का मौका मिला। ये उस दौर में महादेव अप्पा जैसे वैज्ञानिक के लिए बड़ी बात होने के साथ साथ सम्मान की बात भी थी। संकर धान प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसान के पीछे रहने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है संकर बीज की उच्च लागत। बावजूद इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संकर धान की लोकप्रियता बढ़ने के कारण बीते सालों में इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के प्रयोग से कुल उत्पादन पर बिना असर डाले क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है, साथ ही पानी को भी बचाया जा सकता है। पानी की किल्लत से जूझती खेती के लिए ऐसी उच्च उत्पादन वाली संकर किस्में इस समस्या का बड़ा समाधान है। किसानों के महानायक महादेव अप्पा ने धान के उत्पादन को एक नई दिशा दी। हरित क्रांति के बाद 2 दशकों से धान के उत्पादन में जो स्थिरता देखी जा रही थी, उसमें महादेव अप्पा ने अपने शोध से तेजी लाई। संकर किस्मों धान के उत्पादन में आई क्रांति इस देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ी गारंटी साबित हुई। तो देखा आपने किस तरीके से जो किसान हैं उनकी मेहनत और जो परिश्रम है उसके बलबूते वो अब दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लगातार जो आपके सवाल हमारे पास आते हैं विशेषज्ञ उनके जवाब दे रहे हैं। आइए देखते हैं आज किन सवालों का चयन किया गया है जो आपके लिए जवाब लेकर आ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। आप जानते हैं पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। ये एक ऐसा फल है जो सबसे कम समय में फल उत्पादन देता है। इसके इसी गुण के चलते पूरे भारत में इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है और ठंड बहुत पड़ती है, उन क्षेत्रों में पपीते की खेती में तरह तरह की बाधाएं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनसे बचने के लिए हमारे पास विकल्प भी बड़े सीमित से हैं। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि जो वर्तमान में मौसम चल रहा है, ये मानसून का समय चल रहा है, मानसून पूरे भारत में सक्रिय है। ऐसे में हम पपीते की खेती में क्या कर सकते हैं? पहले जानना यह आवश्यक है कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका उत्पादन करना चाहिए। पपीते में 2 तरह की किस्में होती हैं, एक द्विलिंगी होती है, दूसरा उभयलिंगी होती है। द्विलिंगी किस्में ऐसी हैं जिनका नाम है जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पंत पपीता 1 है, 2 है। इस तरह की किस्में द्विलिंगी कहलाती हैं। इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। इस तरह की किस्मों को उत्पादन करने में एक अच्छी बात यह होती है कि इसमें जितने भी मादा पौधे होते हैं उनमें समान रूप से फूल भी आता है, फल भी आता है और उत्पादन अच्छा होता है, खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। लेकिन समस्या ये होती है कि आपके खेत में जो 100 पौधे होंगे मान लीजिए, तो उसमें से 50 पौधे नर के होंगे जिसमें से 40 आपको हटाने पड़ेंगे, सिर्फ 10 रखने पड़ेंगे ताकि जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया हो अच्छे से पूरी हो सके। इसके चलते होता क्या है कि जब हम 1 हेक्टेयर के लिए पपीता लगाते हैं तो हमें एक गड्ढे में 2 से 3 पौधे लगाने पड़ते हैं ताकि अधिक से अधिक पौधे हमें मादा मिले और 80 से 90% जो पौधे हों उसमें फल आए और केवल 8 से 10% पौधे नर के रहें। अगर नर के पौधे अधिक दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें हमें हटाना भी पड़ता है। लेकिन उभयलिंगी किस्में जैसे सिंटा
रेड लेडी है, अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है। ये ऐसी किस्में हैं जिनमें नर और मादा की समस्या नहीं होती है। इसमें 2 तरह के पौधे होते हैं, या तो मादा होगा या उभयलिंगी होगा। उभयलिंगी जो है ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होती है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अनुकूल तापमान अच्छा यही रहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे तो पपीते की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। तो देखा आपने कृषि स्टार्टअप में किस तरीके से जो हमारे किसानों के महानायक हैं, जिनको पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजा गया है आज के समय में, वो लगातार दूसरे किसानों को संदेश दे रहे हैं, ना सिर्फ नई जानकारी को अपनाने का, बल्कि कृषि क्षेत्र जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, इसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है।
अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट और आज फार्मिंग इंडिया में आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। देश के कई हिस्सों में टिड्डियों का प्रकोप भी देखा गया और उसके लिए लगातार हर संभव प्रयास किए गए। उसकी रोकथाम के लिए जो प्रबंध है वो किया गया है, किस तरह का प्रबंधन अपनाया गया सरकार द्वारा भी और कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं एहतियात बरतने के लिए और टिड्डियों से जो नुकसान हुआ है उसको रोकने के लिए भी। आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 30 और 31 जुलाई 2020 की दरमियानी रात में राजस्थान के 9 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जालौर तथा सिरोही में 34 स्थानों पर और गुजरात के कच्छ जिले में 2 स्थानों पर टिड्डी सर्कल कार्यालयों द्वारा टिड्डियों के झुंडों और पतंगों के खिलाफ टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए। इसके अलावा हरियाणा राज्य कृषि विभाग ने भी टिड्डियों के छोटे और बिखरे समूहों के खिलाफ 30 और 31 जुलाई 2020 की आधी रात में भिवानी जिले में एक स्थान पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया। 11 अप्रैल 2020 से शुरू टिड्डी नियंत्रण अभियान के तहत 30 जुलाई 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टिड्डी सर्कल कार्यालयों द्वारा 2,26,979 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों पर नियंत्रण का कार्य किया गया है। 30 जुलाई 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में राज्य सरकारों द्वारा 2,29,582 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया है। अभी राजस्थान और गुजरात में कीटनाशक छिड़काव वाहनों के साथ 104 नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है और केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी टिड्डी नियंत्रण कार्यों में लगे हुए हैं।
इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलौदी जिलों में 15 ड्रोन के साथ 5 कंपनियों को कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों पर मौजूद टिड्डियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए तैनात किया गया है। राजस्थान में अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना भी Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके टिड्डी विरोधी कार्यवाही में सहायता कर रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में फसलों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि राजस्थान के कुछ जिलों में कुछ फसलों को मामूली नुकसान हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जालौर और सिरोही जिले, हरियाणा के भिवानी जिले और गुजरात के कच्छ जिले में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों, वयस्क पीली टिड्डियों और पतंगों के झुंड सक्रिय हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के 21 जुलाई को जारी टिड्डी स्टेटस अपडेट से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ्तों में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टिड्डियों के झुंडों के पलायन का खतरा बना हुआ है। सोमालिया में उत्तर दिशा की ओर होते हुए टिड्डियों के झुंड पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सीमित संख्या में ये झुंड आने वाले दिनों में हिंद महासागर में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में भी जा सकते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों अफगानिस्तान, भारत, ईरान और पाकिस्तान की रेगिस्तानी टिड्डियों पर साप्ताहिक वर्चुअल बैठक आयोजित की जा रही है। दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों के तकनीकी अधिकारियों की 16 वर्चुअल बैठकें अब तक हुई हैं। तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। कृषि संबंधित जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ddkkrishiddarshan@gmail.com। इसके साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। साथ ही आप ये सारी जानकारी DD किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।